हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 6। ठीक है, इसके अन्य पार्ट के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अर्जुन क्लासेज, वहाँ आपको इसके अन्य पार्ट भी मिल जाएंगे। तो हम पढ़ रहे थे रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके कुछ नियम अपन ने पढ़ लिए थे और कुछ दो नियम आज अपन पढ़ेंगे, अवोगाद्रो का नियम और गै-लुसैक का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले हर एजुकेशनल वीडियो बिल्कुल फ्री। तो आज का हमारा पहला नियम है अवोगाद्रो का नियम, लॉ ऑफ अवोगाड्रो। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी कि अगर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी टेम्परेचर और प्रेशर ये अगर अपन समान रखें और किसी समान पात्र जैसे कोई V आयतन का एक ये पात्र है और ये कोई दूसरा पात्र है, ये भी V आयतन का है। ठीक है, यानी कि आयतन समान है दोनों पात्रों का। तो इसमें जो N होगा यानी कि अणुओं की संख्या, ठीक है, वो हमेशा समान होगी। ये मान लो N1 है और ये N2 है, तो N1 इज इक्वल टू N2। ठीक है, ये कहा था अवोगाद्रो। यानी कि अगर अपन, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि भौतिक परिवर्तन जो होते हैं, ताप और दाब, ये अगर अपन समान रखें और इन्हीं समान ताप और दाब पर कोई पात्र लें जिनका आयतन समान है, दो पात्र लें, उनमें कोई गैस भरें। ठीक है, यहाँ गैस कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ये गैस समान हो। यहाँ मान लो नाइट्रोजन है, यहाँ मान लो हाइड्रोजन है, गैस कोई भी हो, कंडीशन ये है कि ताप और दाब समान होना चाहिए और आयतन समान होना चाहिए। तो यहाँ जो होगा अणुओं की संख्या जो होगी वो क्या होगी, हमेशा समान होगी। इसको अपन उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर ताप और दाब समान हो और दो पात्र लें, आयतन V1 आयतन V2, ठीक है, तो देखो अगर आयतन एक का V1 है एक का V2 है, अभी हमें नहीं पता ये बराबर है कि नहीं, और अपन जो अणुओं की संख्या है वो अगर अपन समान लें, यहाँ भी N अणु है यहाँ भी N अणु, तो ये ज़रूरी होगा कि V1 इज इक्वल टू V2। यानी कि समान ताप व दाब पर अगर अपन अणुओं की संख्या समान लें तो वो समान आयतन घेरती है। ये था अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं गै-लुसैक का नियम। गै-लुसैक का आयतनों के संयोजन का नियम। ठीक है, आयतनों के संयोजन का नियम, जब गैसें आपस में संयोग करती है तो उनका संयोग आयतन के सरल अनुपात में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, H2 + Cl2 क्या बनाता है, HCl गैस। ठीक, HCl गैस बनाती है। तो इसमें क्या होगा, ये सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, ये देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, गै-लुसैक का नियम अप्लाई करने से पहले अभिक्रिया को संतुलित जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ देखो अभिक्रिया पहले से मैंने संतुलित कर रखी है। अगर संतुलित न की हुई हो क्वेश्चन में तो सबसे पहला काम होगा अभिक्रिया को संतुलित करें। संतुलित करने के बाद यहाँ देखो, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब 1 है और यहाँ भी 1 है और यहाँ 2 है। तो इसमें क्या होगा, जो आयतन जो अभिक्रिया में जो गैसें भाग ले रही है अभिकारक के रूप में और जो उत्पाद बन रहा है, इसमें आयतन का अनुपात एक सरल अनुपात होगा। अनुपात क्या है, 1:1:2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका अपन एक आयतन लें
ठीक है। इसका अगर एक आयतन जो गुणांक में है उतना ही आयतन, तो इसका भी गुणांक यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, तो इसका भी एक आयतन ही लेंगे। और जो बनेगा उसका गुणांक क्या है 2, तो इसका ये कितना बनेगा 2 आयतन। ठीक है। ये कैसे यूज होगा अपन एक एग्जांपल देखेंगे अभी न्यूमेरिकल, वहाँ आपको पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे 1 3 और 2 NH3, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके NH3 गैस बना रही है। तो इसका 1 आयतन हमेशा इसके 3 आयतन से अभिक्रिया करता है और 2 आयतन NH3 बनाता है। ठीक है। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट बात कि गैलुसा का नियम सिर्फ गैसों के लिए ही लागू होता है, ठोस और द्रव के लिए नहीं। ठीक है। समझने वाली बात है कि अगर कोई अभिक्रिया में ठोस और द्रव भी आ रहा है तो वहाँ गैलुसा का नियम नहीं लगेगा। यानी कि ऐसे अपन आयतन, अगर गैसें ही बन रही है तो अपन आयतन ऐसे मान लो इसका आयतन दे दिया तो इसका और इसका अपन निकाल सकते हैं। मान लो इसका V, ठीक है, तो इसका कितना होगा, सीधी सी बात है 3 × V, क्योंकि इसका एक आयतन तो इसका किसका होगा, कितना होगा 3, और इसका 2 × V। और मान लो इसके साथ कुछ ठोस उत्पाद बन रहा होता, मान लो X, तो इसका अपन गैलुसैक के नियम से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये ठोस के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ CH4 गैस प्लस 2O2 गैस प्लस CO2 गैस और 2H2O लिक्विड ये दे रखा है। तो अगर इसका वॉल्यूम अपने को पता हो तो अपन इसका और इसका निकाल सकते हैं, बट इसका नहीं निकाल सकते। इसका कहने का मतलब ये है कि गैलुसैक का नियम सिर्फ गैसों के लिए ही लागू होता है। अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल। यानी CH4 गैस, न्यूमेरिकल ये कहता है कि CH4 गैस मिलके किसके साथ, O2 के साथ मिलके CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड बनाता है। ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यदि 20 ml CH4 अभिक्रिया में भाग लेता है, ये 20 ml भाग ले रहा है, ये क्वेश्चन में बता दिया है, तो बनने वाले CO2 तथा आवश्यक O2 की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि ये अगर 20 ml भाग ले रहा है तो ये कितना आवश्यक होगा अभिक्रिया के लिए और ये कितना बनेगा, ये निकालना है। पहला क्वेश्चन ये है, तो अपन पहला देख लेते हैं। CH4 पहले देखेंगे, दी गई अभिक्रिया गैस प्लस O2 गैस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब देखो पहला काम क्या था, अभिक्रिया को संतुलित करना है। ठीक है। तो अपन संतुलित करते हैं सबसे पहले अभिक्रिया को, 2 और 2। ठीक है। अब आप देख सकते हैं अभिक्रिया संतुलित है। C एक कार्बन, एक O2 O, ठीक है 4। ठीक है। तो अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। ठीक है। तो संतुलित अभिक्रिया अब हो चुकी है, तो इसका मतलब अपन गैलुसैक का नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ आपने क्या दे रखा है 20 ml। चलो पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसका एक आयतन इसके 2 आयतन के साथ अभिक्रिया करेगा, क्योंकि यहाँ गुणा में 2 है, और बनाएगा क्या, इसका एक आयतन। ठीक है। लेकिन ये अपन नहीं कह सकते, अगर मैं मान लो लिखूँ 2 आयतन, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। ठीक है। तो इसके बारे में अपन अनुमान नहीं लगा सकते गैलुसैक के नियम से। अन्य नियमों से तो लगा सकते हैं, पर गैलुसैक का नियम इसके लिए लागू नहीं होता है। तो अपन ये और ये तो निकाल ही सकते हैं। तो पहले में क्या पूछा है कि 20 ml CH4, यानी कि इसका 20 ml आयतन जो है वो दे दिया है। ठीक है। तो बनने वाले CO2 तथा आवश्यक O2 की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखो ये 1 आयतन है, 1 आयतन कितना है 20 ml, तो 2 आयतन कितना होगा 40 ml,
और ये फिर 1 आयतन है तो 20 ml। तो सीधी सी बात है कि जो O2 आवश्यक होगा वो O2 कितना होगा 40 ml, ठीक है। और जो CO2 बनेगा, CO2 गैस बनेगी वो कितनी होगी 20 ml, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, बनने वाले H2O की मात्रा गैलुसाक के नियम से, ठीक है। इसने कह दिया गैलुसाक के नियम से बनने वाले H2O की मात्रा बताओ। तो अपन इसका आंसर यही लिखेंगे कि गैलुसाक के नियम से, ठीक है, अपन लिक्विड का अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि ये लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसका अपन अनुमान नहीं लगा सकते, इसका आंसर यही है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कुछ भी डाउट हो आज के लेक्चर से संबंधित और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ से संबंधित कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आने वाले लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और वीडियोस फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसके नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, जिससे आप देख सकें हमारे वीडियोज़ सबसे पहले।